नमस्कार। आज के इस विशेष डीप डाइव में जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्वागत है सभी का। आज का जो हमारा विषय है ना, वो विचारों और नए दृष्टिकोणों की इस यात्रा में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम मानव जीवन के सबसे बुनियादी और थोड़े संवेदनशील पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी सामग्री का जो मुख्य विषय है वो है व्यक्तित्व की पहचान, यानी विद्रोह या स्वाभाविकता, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिविजुअलिटी वर्सेस रिबेलियन भी कह सकते हैं। एकदम सही। अगर इसको बहुत ही सरल भाषा में कहें तो ये इंडिविजुअलिटी और रिबेलियन के बीच का जो एक बहुत ही बारीक सा अंतर है ना, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस अंतर को अक्सर हमारे समाज में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, तो आज की इस चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री हमने जुटाई है, उसमें भारतीय समाज की सामूहिक मानसिकता को देखा गया है। उसके साथ ही एक इंसान के भीतर जो एक गहरा मानसिक संघर्ष चलता है, उसका विश्लेषण है। और साथ ही इस पूरे विषय पर जो महान विचारक ओशो थे, उनके दृष्टिकोण का भी बहुत ही सूक्ष्म और विस्तार से विश्लेषण किया गया है। तो इस चर्चा का एक बड़ा मिशन है आज। हाँ, आज का जो हमारा मुख्य मिशन है ना, वो ये समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब जब कोई व्यक्ति स्थापित परंपराओं से थोड़ा अलग सोचने लगता है या अपने जीवन के लिए कोई ऐसा रास्ता चुनता है जिस पर बाकी भीड़ नहीं चल रही है, तो उसे तुरंत विद्रोही या अहंकारी क्यों करार दे दिया जाता है। सही बात है। हम इस बात की बहुत गहराई में जाएंगे कि कैसे अपनी असल पहचान को खोजना या अपने विचारों के प्रति ईमानदार होना किसी भी तरह से समाज के खिलाफ होना नहीं है। असल में ये प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी की ओर उठाया गया एक कदम है। एकदम। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ, वो जरूरी भी है। इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है ना, वो किसी भी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक परंपरा या किसी विशेष विचारक का पक्ष लेना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी स्रोत सामग्री में जो भी विचार या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिए गए हैं, उन्हें हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका एकमात्र मकसद सिर्फ इन जानकारियों को सुनने वालों के सामने रखना है, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद इन विचारों का मूल्यांकन कर सकें। हाँ, और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी खुद की एक स्वतंत्र समझ विकसित कर सकें। असल में ये जो तटस्थता है ना, न्यूट्रलिटी, ये ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त होती है। जब हम किसी विचार को बिना किसी बचाव की मुद्रा में आए, यानी बिना डिफेंसिव हुए सुनते हैं, तभी हम उसके असली अर्थ को समझ पाते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण को समझने का मतलब उसे स्वीकार कर लेना नहीं होता। वो तो बस हमारे मानसिक क्षितिज को विस्तार देने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए इसी खुलेपन के साथ इन विचारों को खोलते हैं और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो इस दुनिया का हर इंसान अपने आप में बिल्कुल अलग है। मतलब विज्ञान भी तो यही कहता है ना कि हर इंसान का डीएनए, उसके फिंगरप्रिंट्स, यहाँ तक कि मस्तिष्क की संरचना भी एकदम अलग होती है। हाँ, हर किसी की वायरिंग अलग है। हमारी शक्लें, हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। प्रकृति ने बहुत स्पष्ट रूप से किसी को भी एक सांचे में ढालकर नहीं बनाया है। एकदम नहीं बनाया। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि जब प्रकृति खुद इस विविधता का जश्न मनाती है, तो मानव समाज इस अलग होने को इतनी समस्यात्मक नजर से क्यों देखता है? ये सच में एक बहुत ही अहम सवाल है और ये सीधे समाजशास्त्र और मानव मनोविज्ञान की जड़ों तक जाता है। स्रोत सामग्री ये बहुत स्पष्ट करती है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो अक्सर इस भिन्नता को किसी उत्सव की तरह नहीं देखती, बल्कि उल्टा होता है। हाँ, इसके बजाय कई समाजों में इस अलग होने को शक और एक खतरे की नज़र से देखा जाता है। असल में समाज का एक अपना अलिखित नियम होता है जहां एक रूपता यानी कन्फॉर्मिटी को ही सुरक्षा मान लिया जाता है। यानी सब एक जैसे दिखें, एक जैसा सोचें। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगता है, अब चाहे वो करियर का चुनाव हो, विवाह का निर्णय हो या जीवन जीने का कोई बिल्कुल नया तरीका ही क्यों ना हो, तो समाज उसे समझने की कोशिश करने के बजाय उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने लगता है। हाँ, और कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है लेबल्स या थप्पे लगाना। ओह हाँ, और स्रोत में इसके बहुत ही विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ। जैसे जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग रास्ता चुनता है तो उसे तुरंत अहंकारी कह दिया जाता है। बिल्कुल। अगर वो स्थापित नियमों पर एक तार्किक सवाल भी उठा दे, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो उसे आज्ञा न मानने वाला या बदतमीज मान लिया जाता है। सही कहा।
और अगर वो अपने मानसिक सुख को थोड़ी प्राथमिकता दे दे तो उस पर स्वार्थी होने का बड़ा सा थप्पा लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो समाज की नज़र में अलग होना या अपनी खुशी चुनना ही किसी इंसान का सबसे बड़ा अपराध हो। देखिए, इस लेबलिंग के पीछे की जो प्रक्रिया है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये मामला सिर्फ कुछ सामाजिक नियम टूटने तक सीमित नहीं है। तो इसके पीछे और क्या है? किसी व्यक्ति को स्वार्थी या अहंकारी कहना असल में समाज का एक रक्षात्मक कदम होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। जब समाज किसी को इन शब्दों से नवाजता है तो वो असल में उस व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक अपराध बोध यानी गिल्ट में ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन। एकदम, ये एक तरह का अदृश्य दबाव है। और इसका उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति को वापस उसी भीड़ का हिस्सा बनाना। समाज बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति ये साबित करे कि तयशुदा रास्ते के बाहर भी जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि इससे बाकी लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये विचार बाकी लोगों के मन में भी सवाल पैदा कर सकता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सामग्री हमें समाज के उस गहरे सामूहिक मनोविज्ञान की तरफ ले जाती है, खासतौर पर जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये एक सामूहिक संस्कृति रही है, कलेक्टिव कल्चर। अब इस सामूहिक ढांचे के कुछ अपने फायदे भी रहे होंगे जरूर, लेकिन इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो असर पड़ता है वो सच में विश्लेषण का एक बहुत बड़ा विषय है। मैं समझती हूँ इसको। सामूहिक संस्कृति का जो बुनियादी ढांचा है ना, वो इस विश्वास पर टिका होता है कि समूह का हित व्यक्ति के हित से हमेशा ऊपर है। कम्युनिटी फर्स्ट। हाँ, कृषि युग से जो ये ढांचा चला आ रहा है, उसमें लोगों का एक दूसरे पर निर्भर होना जीवन जीने की एक बड़ी आवश्यकता थी। और इसी निर्भरता ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जहां सामंजस्य और एकरूपता को सर्वोच्च गुण माना जाने लगा। हार्मनी और कन्फॉर्मिटी, मतलब सब मिलजुल कर रहें और एक ही धर्रे पर चलें। बिल्कुल। ये माना गया कि अगर हर इंसान समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं में बिल्कुल सटीक बैठता है तो पूरा समाज बिना किसी रुकावट के शांति से चलता रहेगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? ये आवश्यकता एक कठोर नियम में बदल गई। आज के आधुनिक युग में जब इंसान अपनी बौद्धिक और भावनात्मक पहचान खोजना चाहता है तो ये सदियों पुराना ढांचा एक भारी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। पर एक बात मैं सोच रहा था, एक व्यक्ति के अलग कपड़े पहनने से या अलग विचार रखने से या कोई अजीब सा करियर चुनने से इस पूरे विशाल सामाजिक ढांचे को आखिर क्या खतरा हो सकता है? क्यों समाज एक अकेले व्यक्ति की स्वतंत्र सोच से इतना डर जाता है? इस भय का जो कारण है वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक रूढ़िवादी समाज ताश के पत्तों से बने किसी घर की तरह होता है। अच्छा, हाउस ऑफ कार्ड्स। हाँ, और ये घर बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका होता है। और वो संतुलन क्या है? परंपराओं का बिना सवाल किए पालन करना। तो जब कोई एक व्यक्ति उस ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो समाज को ये नहीं लगता कि सिर्फ एक पत्ता हिल रहा है, उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा ताश का महल ढह जाएगा। वो एक चेन रिएक्शन से डरते हैं। एकदम। समाज को लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने सफलता के साथ कोई अलग राह चुन ली तो ये दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। फिर तो दूसरे लोग भी सवाल पूछेंगे, वो भी अपनी राह खोजेंगे और इस तरह उनका कंट्रोल चला जाएगा। सही कहा, वो सदियों पुराना सामंजस्य और नियंत्रण हमेशा के लिए छिन जाएगा। तो ये असल में कुछ नियम टूटने का डर नहीं है, बल्कि उस अंधी आज्ञाकारिता के खत्म होने का डर है जिसने उस व्यवस्था को अब तक शक्ति दे रखी है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में उतर कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज को स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बहुत प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रिय। स्थिरता का अर्थ है कि कल भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आज है, और यही बात समाज को एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है। लेकिन नयापन, रचनात्मक सोच या कोई भी अलग विचार हमेशा अपने साथ बदलाव लेकर आता है। और बदलाव का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। बिल्कुल, बदलाव अनिश्चित होता है और समाज अनिश्चितता से बहुत घबराता है। इसलिए स्थिरता बनाए रखने की इस अंधाधुंध दौड़ में उस अकेले व्यक्ति की मूल पहचान को ही कुचल दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उस व्यक्ति को। हाँ, इसी सामाजिक ढांचे और बदलाव के डर के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो एक इंसान का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है।
स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत विस्तार से चर्चा है कि इस पूरी व्यवस्था का एक आम व्यक्ति के भीतर क्या असर पड़ता है। उसका इनर स्ट्रगल। बिल्कुल। जब बाहर एक कठोर समाज हो और भीतर एक स्वतंत्र आत्मा हो तो इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा और दर्दनाक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। ये संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि ये इंसान के अपने ही अस्तित्व के भीतर लड़ा जा रहा होता है। इस आंतरिक संघर्ष की जो तस्वीर स्रोत में पेश की गई है ना, वो सच में झकझोरने वाली है। इंसान के अंदर एक लगातार द्वंद्व चलता रहता है, एक टग ऑफ वॉर की तरह। हाँ, एक तरफ उसकी अपनी आंतरिक आवाज होती है, उसका अपना इंट्यूशन होता है जो उसे उसकी असलियत, उसके जुनून और उसके सपनों की तरफ बुलाता है। सही। और ठीक उसके विपरीत दिशा में खड़ी होती हैं समाज की अथाह उम्मीदें, जो हर कदम पर ये तय करना चाहती हैं कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और यहाँ तक कि किससे विवाह करना चाहिए। एक इंसान पूरी तरह से एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है। और उस दोराहे पर खड़े होने की जो स्थिति है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद थका देने वाली होती है। अब फर्ज कीजिए अगर कोई व्यक्ति इस दबाव के आगे घुटने टेक देता है और समाज को खुश करने का रास्ता चुनता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है? वो व्यक्ति बाहर से तो बहुत सफल और आदर्श दिखाई दे सकता है। समाज उसे उदाहरणों के तौर पर भी पेश कर सकता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद से, अपनी असलियत से और अपनी आत्मा से पूरी तरह कट जाता है। एक खोखलापन आ जाता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के करीब माना जा सकता है, जहां व्यक्ति के आचरण उसके मूल विश्वासों से मेल नहीं खाते हैं और इसका नतीजा होता है एक गहरी ना दिखाई देने वाली घुटन, एक छिपा हुआ तनाव। एकदम तनाव और जीवन से एक अजीब सी विरक्ति। व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन भीतर से उसकी जीवन ऊर्जा सूखने लगती है। और वहीं अगर हम उस दूसरे रास्ते की बात करें, अगर वो व्यक्ति किसी तरह साहस जुटाकर अपनी निजता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को चुनता है और अपनी आंतरिक आवाज के हिसाब से चलता है, तो परिस्थितियां अचानक बहुत कठोर हो जाती हैं। बहुत कठोर। उसे तुरंत सामाजिक बहिष्कार का, लगातार आलोचनाओं का और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर, हर पारिवारिक समारोह में, हर बातचीत में उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और यही वो बिंदु है जहां एक बहुत ही दुखद समझौता जन्म लेता है। समाज की इस लगातार तीखी आलोचना और अकेले पड़ जाने के गहरे डर की वजह से बहुत से लोग बीच का एक छद्मा रास्ता निकाल लेते हैं, एक मास्क पहन लेते हैं। हाँ, स्रोत सामग्री इस बात की ओर इशारा करती है कि इस डर के कारण अनगिनत लोग अपने असली व्यक्तित्व को जीवन भर के लिए एक गहरे बक्से में बंद कर देते हैं। वो एक मुखौटा गढ़ लेते हैं, एक ऐसा चेहरा जो समाज को पसंद है, जो आज्ञाकारी है, जो कभी कोई सवाल नहीं पूछता। और फिर वो उसी मुखौटे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये बहुत दुखद है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की रचनात्मकता की हत्या है। सोचिए, एक इंसान सिर्फ इसलिए अपनी पूरी उम्र एक नाटक करते हुए बिता देता है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसके असली रूप को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तथ्य सच में बहुत ही विचारणीय है। लोग उस स्वीकृति के लिए अपना पूरा वजूद मिटा देते हैं, जो अंततः खोखली है। मुखौटे के पीछे की यह जिंदगी इंसान को कितनी भी बाहरी सुरक्षा क्यों न दे दे, लेकिन वो कभी उसे सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। कभी नहीं। और ठीक इस गंभीर विमर्श के बीच स्रोत सामग्री में विचारक ओशो के नजरिए को शामिल किया गया है, जो इस पूरी चर्चा को एक नया दार्शनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम देता है। ओशो उन विचारकों में से थे जो इंसान की निजता को उसकी जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मानते थे। ओशो का दृष्टिकोण इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और मौलिक है। स्रोत के हवाले से अगर हम उनके विचारों का विश्लेषण करें तो वो कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान जीवन की एक अनूठी अभिव्यक्ति है, यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अस्तित्व कभी खुद को दोहराता नहीं है। जैसे एक पेड़ पर मौजूद दो पत्तियां कभी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मांड ने हर इंसान को एक विशेष चेतना और संभावनाएं देकर भेजा है जो किसी और के पास नहीं है। हर कोई अनूठा है। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति अपनी इस अनूठी अभिव्यक्ति को खोजने के बजाय दूसरों की नकल करने लगता है तो वो अस्तित्व के पूरे उद्देश्य को ही झुठला देता है। हाँ, और अगर अस्तित्व खुद को दोहराता नहीं है तो समाज की हर इंसान को एक जैसा बनाने की जो ये जिद है ना, वो असल में प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ है। एकदम प्रकृति के खिलाफ है। स्रोत इस विचार को आगे बढ़ाते हुए ये बहुत स्पष्ट करता है
कि अगर समाज हर किसी को एक ही सांचे में ढालने में सफल हो जाए तो वो इंसानियत के मूल व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देगा। एक रूपता की ये जिद इंसान के अंदर की उस अनूठी चिंगारी को बुझा देती है जो उसे एक मशीन से अलग बनाती है। सही बात है। क्योंकि अगर सब एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा करेंगे, तो फिर किसी के होने का कोई विशेष अर्थ ही कहाँ रह जाएगा। और इस बात को अगर हम मानव विकास के एक थोड़े व्यापक परिदृश्य से जोड़ें, एक बड़े स्केल पर देखें, तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है। कैसा निष्कर्ष? दुनिया में जो भी असली रचनात्मकता है, जो भी नयापन या इनोवेशन है, और समाज में जो भी असली परिवर्तन या क्रांतियां आई हैं, वो कभी भी एक रूपता का पालन करने वाली उस अनुकूल भीड़ से नहीं आई। हाँ, भीड़ तो नए विचार लाती नहीं है। वो हमेशा उन गिने चुने लोगों से आई हैं जिनके भीतर अलग होने का साहस था। अब चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कला हो या दर्शन शास्त्र हो, हर बड़ा आविष्कार और विचार उस व्यक्ति की देन है जिसने भीड़ के तय किए गए रास्ते को नकार कर अपनी स्वतंत्र सोच पर भरोसा किया। आइंस्टाइन या गैलीलियो जैसे लोग। बिल्कुल। अगर हर कोई सिर्फ परंपराओं का अंधाधुन पालन ही करता रहता, तो सोचिए इंसानियत कभी भी उन गुफाओं से बाहर निकलकर आज के इस वैज्ञानिक युग तक नहीं पहुंच पाती। ये विचार सच में नजरिया बदलने वाला है। रचनात्मकता और नवोन्मेष यानी इनोवेशन के लिए ये साहस अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। कैसी गलतफहमी? और स्रोत सामग्री बहुत ही सावधानी से उस गलतफहमी को दूर भी करती है। वो ये है कि जब हम अलग होने के साहस या निजता की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसे समाज के खिलाफ एक आक्रामक विद्रोह समझ लेते हैं, रिबेलियन। हाँ, ये एक बहुत आम भ्रम है। श्रुत स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व की असली पहचान या प्रामाणिकता का मतलब समाज के खिलाफ जाके सिर्फ नियम तोड़ना या बिना वजह का हंगामा करना बिल्कुल भी नहीं है। ये इस पूरे विषय का सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, विरोध और प्रामाणिकता, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रेखा है। दोनों अलग हैं। हाँ, विरोध अक्सर एक प्रतिक्रिया होती है, एक रिएक्शन। जब कोई व्यक्ति समाज से नाराज होकर सिर्फ समाज को नीचा दिखाने या नियम तोड़ने के लिए कुछ अलग करता है, तो वो भी एक तरह से समाज पर ही निर्भर है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उसका पूरा ध्यान इसी बात पर तो है कि समाज क्या कर रहा है और उसे उसके विपरीत क्या करना है। वो स्वतंत्र कहाँ हुआ? हाँ, उसकी डोर तो अभी भी समाज के हाथ में है। एकदम सही कहा। लेकिन निजता या प्रामाणिकता कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक स्वतंत्र क्रिया है। एक प्रामाणिक व्यक्ति इसलिए अलग नहीं होता क्योंकि उसे समाज से लड़ना है। वो अलग होता है क्योंकि वो बस अपनी सच्चाई जी रहा होता है। वो बस खुद के साथ ईमानदार है। हाँ, उसे किसी को गलत साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे सिर्फ खुद को सही तरीके से जीने में दिलचस्पी होती है। तो अगर हम इसे समेटें, तो असल में इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत में प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिक इंडिविजुअलिटी की असली परिभाषा को समझाने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट बातें बताई गई हैं। हाँ, वो 3 बिंदु बहुत जरूरी हैं। पहली बात यह है कि इंसान को अपने खुद के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को गहराई से समझना चाहिए, न कि समाज द्वारा थोपे गए विचारों को अपना मान लेना चाहिए। सही। दूसरी बात यह है कि अपने जीवन के चुनाव, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या जीवन शैली हो, किसी बाहरी दबाव या डर में नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता यानी कॉन्शियसनेस के साथ करने चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी और आखिरी बात है अपनी प्रामाणिकता के साथ जीना, बिना किसी दिखावे या अपराध बोध के। इन 3 बिंदुओं में पूरे मानव मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा समाधान छिपा है। आप सोचिए, जब कोई इंसान इस जागरूकता के साथ जीता है, तो वो समाज का दुश्मन थोड़ी बन जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़कों पर उतरकर बिना वजह के झगड़े नहीं करता। वो सिर्फ अपनी सच्ची पहचान के साथ पूरी मजबूती और शांति से खड़ा होता है। उसका जीवन किसी के विरोध में नहीं होता, बल्कि सत्य के पक्ष में होता है। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। शुरू में जो समाज ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति का विरोध करता है, वही समाज अक्सर बाद में उसके विचारों और उसके जीवन के तरीके से प्रेरणा लेने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान के भीतर अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली उस प्रामाणिकता के लिए एक प्यास होती है जिससे वो खुद जीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता। तो जब वो किसी और को ऐसे जीते देखता है, तो वो प्रभावित हो जाता है। ये सच में बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक बात है।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक समग्र दृष्टि डालें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। जी। एक तरफ हमारा समाज है जिसे हर हाल में स्थिरता और एक व्यवस्था चाहिए ताकि वो बिना किसी परेशानी के चलता रहे। दूसरी तरफ इंसान का स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो हमेशा एक नई दिशा, नयापन और बदलाव लेकर आता है। और इसलिए उनमें टकराव होता है। हाँ। इसी वजह से समाज और व्यक्ति के बीच ये एक सनातन टकराव हमेशा बना रहता है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सत्य उभर कर सामने आता है वो ये है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक बड़ी सी भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान मिटा देना और बस सुरक्षित महसूस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी उस अद्वितीय और अनूठी पहचान को खोजना है जिसके साथ इस जीवन की शुरुआत हुई थी। और ये पूरी जानकारी, ये सामग्री जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत इसीलिए रखती है क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण का एक मौका देती है। बिल्कुल, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एकदम। ये विश्लेषण ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं क्या वो सच में हमारा अपना है या किसी और की उम्मीदों का एक नाटक है। ये विचार लोगों को प्रेरित करता है कि वो अपने खुद के विचारों, अपनी पसंद और अपनी पहचान को पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करें, बिना किसी गिल्ट के। हाँ, अपराध बोध को पीछे छोड़कर अपनी असल जिंदगी जीना कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है, ये एक इंसान का बुनियादी अधिकार है। क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है तो उसका अलग होना कोई विद्रोह नहीं रह जाता, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी सच्चाई और ताकत बन जाता है। अपनी सच्चाई के साथ जीना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी है। तो विचारों के इस विस्तृत और गहरे सफर को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन चर्चा का अंत किसी आम निष्कर्ष से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? आज हम इसका अंत एक ऐसे गहरे और चौंकाने वाले सवाल से करेंगे जो स्रोत के इन्हीं विचारों की बुनियाद पर खड़ा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति को एकांत में विचारने पर मजबूर कर देगा। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सवाल यह है कि अगर किसी समाज की पूरी शांति, उसका सारा सामंजस्य और उसकी बहुमूल्य स्थिरता सिर्फ इस बात पर टिकी है कि उसके सभी लोगों को अपनी असली पहचान और अपने सच्चे सपनों का गला घोंटकर एक मुखौटे के पीछे जीना पड़े, तो क्या वो स्थिरता सच में एक आदर्श व्यवस्था है, या फिर ये पूरी इंसानियत सिर्फ एक बहुत बड़े सामूहिक भ्रम को ही जीवन मानकर जी रही है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज काफी लंबे समय तक रहनी चाहिए। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हम एक स्वतंत्र इंसान की तरह जी रहे हैं या सिर्फ एक सामाजिक ढांचे के पुर्जे की तरह। इस विश्लेषण में शामिल होने और इन जटिल विचारों को इतने खुले मन से सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत आभार। ज्ञान और विचारों की ये यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही नए दृष्टिकोणों को खोजते रहना, स्थापित मान्यताओं पर तार्किक सवाल उठाते रहना और सबसे बढ़कर अपनी उस अनोखी पहचान को कभी भी दुनिया के शोर में गुम न होने देना ही एक सच्चे जीवन की निशानी है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, नए विश्लेषण और कुछ और गहरे विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।